बैठिए। गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा मैं आप लोगों का क्लास कम ही देर ले पाऊंगा, लेकिन आपका टेस्ट जो मैंने कहा है जो मैप का और प्लस 2 क्वेश्चन का, मेरे विचार से सभी लोग 2 क्वेश्चन वाले टेस्ट में डरिएगा नहीं। एक वैदिक काल से रखा है, एक बुद्ध काल से। आप जो कॉपी में जो आपका लिखा हुआ है, जो आपने पढ़ा है, तो कॉपी तो रिवाइज किया ही होगा, तो कॉपी के आधार पर आपका हो जाए। केवल यही एक काम आप करना कि आप उसे कॉपी से उतारना मत। हम बोल देंगे केशव जी रहेंगे और वो आपको इन रिलेशन टू की वही कॉपी में वो बात होगी, उसे आप उतार के लिख दोगे तो फिर उसका इफेक्ट नहीं आ पाए। देखो बच्चों, मैंने क्या कहा कि तुमको बढ़ना है चेंजेज को लेकर। चेंजेज को लेकर बढ़ना है तो हम लोग पहले अभी कहाँ हैं, पहले मेमोरी कौन कौन किसी को नहीं, कॉपी मत देखो, बिना कॉपी देखे हुए बताओ, तब तो रिवीजन का मतलब है। कहाँ हैं हम लोग? नहीं, ईरान का नहीं, ईरान का नहीं, नो 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 नो, मेरा सिकंदर भी नहीं। आप लोग पहले मेरी बात सुनिए। मैंने जो स्कीम दिया हुआ है, पहला है सोर्स, दूसरा है परिवर्तन। परिवर्तन में पार्ट हुए 4, उसके बाद आएगा इतिहास लेखन, और इतिहास लेखन के बाद तब मामला आएगा अंत में अतीत और वर्तमान संवाद या उसकी प्रासंगिकता, व्हाटएवर में भी। तो अभी हम लोग बुद्ध काल के किस फेज में हैं? किस में हैं? क्योंकि जब तुम इस स्कीम को नहीं समझोगे तो तुमको रिवीजन करने में परेशानी हो जाएगी। स्कीम को समझ रहे हो मेरे स्कीम को? अभी मैं किस पार्ट में हूं? राजनीतिक विस्तार वाले पार्ट में। राजनीतिक विस्तार में 3 सब पार्ट हमने बनाए हैं। एक सब पार्ट है मगध साम्राज्य का प्रसार। तो देखा हमने कि बंगाल की सीमा से लेकर व्यास नदी तक और दक्षिण में गोदावरी नदी तक एक बृहद मगध साम्राज्य, जो भारत का पहला साम्राज्य था, वो अस्तित्व में आया। फिर वहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो व्यास नदी से पश्चिम सिकंदर का एरिया है, और सिकंदर ने जाते जाते एक प्रबंधन कर दिया। अब तुम लोग ध्यान रहे, जब मैं मौर्यों का राजनीतिक विस्तार कराऊंगा तो मैं सीधा मौर्यों के राजनीतिक विस्तार पर नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे पूछूंगा कि बुद्ध काल में हम कहां थे, और जिसने भी जवाब नहीं दिया उसका खैर नहीं है, समझ लो। आज मैं वार्निंग दे रहा हूं, उन्हें सीधा खड़ा करूंगा तुमको। हमें पूरा विस्तार पता होना, जैसे इस तरह से चेंजेस से पढ़ोगे तो तुम्हें सब कुछ याद हो जाए, एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत फिर नहीं होगी। अब इसमें अंतिम बच गया है एक गण या संघ, तो जिसको अराजक गणतंत्र कहते हैं, वो अंतिम बच गया है। और उसको कवर करने के बाद तब हम लोग आ जाएंगे फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर, और जो प्रशासन पर हम आएंगे तो प्रशासन में हम ये अपेक्षा नहीं करेंगे तुम सीधा बुद्धकालीन प्रशासन करना शुरू कर दो। तुम पहले याद करो तुमने उत्तर वैदिक काल में किन प्रशासनिक विशेषताओं को छोड़ा था। जहां से हमने उत्तर वैदिक काल में समाप्त किया है, वहीं से बुद्ध काल शुरू करेंगे, और फिर जहां से बुद्ध काल समाप्त किए वहीं से मौर्य काल शुरू करोगे। याद रखने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं, दूसरा कोई भी नुस्खा यहां काम नहीं आता है। उसके बाद हम एक अलग कॉलम इतिहास लेखन का बना दिया ना, तो मतलब यह है कि चेंजेस से परे जो क्वेश्चन है वो तो इतिहास लेखन में समाहित हो जाएगा। कुछ एक क्वेश्चन में तुम देखो, जैसे बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता भी पूछ चुका है, जैन धर्म की प्रासंगिकता भी पूछ चुका है। बौद्ध धर्म जैन धर्म का आर्थिक सामाजिक आधार पर पूछता है तो कोई नहीं, अर्थव्यवस्था समाज तो तुम कर ही रहे हो। लेकिन अगर बौद्ध और जैन की प्रासंगिकता पर पूछा है तो लास्ट में हमें वर्तमान अतीत संवाद में हो ही जाएगा। तो इस तरह से हमारा सारा का सारा एरिया कवर्ड हो जाएगा। तो लेकिन जब इस बार अराजक गणतंत्र करेंगे तो मैं चाहूंगा कि तुम लोगों के दृष्टि पथ पर इस साल का क्वेश्चन भी रहे, क्योंकि इस साल भी अराजक गणतंत्र पर क्वेश्चन पूछा। किसी के बाद इस साल का क्वेश्चन है क्या? फटाफट निकालना। तो तुम कुछ काम की चीज रखते हो क्या? अब जैसे पहले इस क्वेश्चन को ब्लॉक में लो, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखवा रहा, नहीं तो फिर गलतफहमी हो जाएगी, या फिर रहने दो, मैं इसको कवर कर लेता हूं तब ये क्वेश्चन पर बात करूंगा। नहीं तो बहुत लोग ये भी ना समझ जाओ कि यही क्वेश्चन का आंसर मैं करवा रहा हूं।
फिर लास्ट में इसको रखेंगे। अब आप लिखना शुरू करें। लिखिए अराजक गणतंत्र, अराजक गणतंत्र, अराजक गणतंत्र। डाय देकर लिखिए। नीचे बैग देकर, हाँ पाली ग्रंथों में, हाँ ठीक है, हाँ 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 कि छठी सदी ईसा पूर्व में, छठी सदी ईसा पूर्व में राजतंत्र के समानांतर, छठी सदी ईसा पूर्व में राजतंत्र के समानांतर कुछ अराजक गणतंत्रों का विवरण भी प्राप्त होता है, कुछ अराजक गणतंत्रों का विवरण भी प्राप्त होता है। हाँ, इन्हें जानने के विविध स्रोत हैं, इन्हें जानने के विविध स्रोत है, विविध स्रोत है, विविध स्रोत है। हाँ हाँ, पाली ग्रंथों में, पाली ग्रंथों में, पाली ग्रंथों में उत्तर के 10 गणतंत्रों की चर्चा है, उत्तर के 10 गणतंत्रों की चर्चा है। चर्चा है। हाँ, इनमें से कुछ इस प्रकार है, इनमें से कुछ इस प्रकार है। कुछ इस प्रकार है। अब देखो, तुम्हें मैं इनमें से कुछ इस प्रकार इसलिए करना हूं कि जैसे 10 गणतंत्र हैं, तो अगर तुम 10 गणतंत्र अभी लिख भी लोगे, मुझे तो याद है 10 के 10, लेकिन तुम अगर 10 लिख भी लोगे तो एग्जाम हॉल में तुमको याद नहीं आएगा। तो या तो 4 के बाद या 5 के बाद, जैसा भी हो, उसके बाद उसको आदि करके काम चला लेना। क्योंकि कुछ गणतंत्र की चर्चा तुमको उत्तर पश्चिम की भी करनी पड़ेगी, जो सिकंदर के इतिहासकारों ने जिसका विवरण दिया है। पाली ग्रंथ में उनका विवरण नहीं है कि उत्तर पश्चिम की चर्चा तो पाली ग्रंथ करते नहीं। तो उत्तर पश्चिम में जिन राजक गणतंत्रों की चर्चा मिलेगी वो सिकंदर के विद्वानों यानी यूनानी विद्वानों के द्वारा मिलेगी। तो थोड़ा उन 2-4 गणतंत्र की भी चर्चा करनी पड़ेगी, नाम कम से कम। तो हम ऐसे पॉपुलर नाम देता हूं जो तुमको याद रहेगा लिखा। उदाहरण के लिए कपिल वस्तु के शाक्य, कपिल वस्तु के शाक्य, मिथिला के विदेह, मिथिला के विदेह, कौमा पावा एवं कुशिनारा के मल, दोनों जगह के मल है, 2 गणतंत्र हैं। पावा और कुशिनारा के मल, कुशिनारा लिख लोगे, पावा और कुशिनारा के मल, मल, इस सबको बुकलेट में कुछ देखा है कि नहीं गणतंत्र पर? हाँ, तो कॉमा दीजिए। हाँ, और पावा और कुशिनारा के मल, मिथिला के विदेह आदि। अच्छा, मिथिला के विदेह हो गया। अच्छा, तो इसमें लिखिए तो हाँ, वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी आदि। अभी तो पॉपुलर है, तो तुमको शायद याद हो जाए, है ना। हाँ, वैशाली के लिच्छवी आदि। हाँ हाँ, इसके अतिरिक्त यूनानी विद्वानों के विवरण में, यूनानी विद्वानों के विवरण में भी कुछ अराजक गणतंत्रों की चर्चा मिली है। उत्तर पश्चिम,
उत्तर पश्चिम के कुछ अराजक गणतंत्रों की चर्चा मिलती है। उत्तर पश्चिम के कुछ अराजक गणतंत्रों की चर्चा मिलती है। उत्तर पश्चिम के कुछ अराजक गणतंत्रों की चर्चा मिलती है। चर्चा मिलती है। अराजक गणतंत्रों की चर्चा मिलती है। हाँ, चर्चा मिलती है। उत्तर पश्चिम कुछ अराजक गणतंत्रों की चर्चा मिलती है। यथा उदाहरण यथा योधे, यथा योधे, योधे, मालव, क्षुद्रक, क्षुद्रक, अर्जुनायन, अर्जुनायन आदि, अर्जुनायन आदि, मालव, क्षुद्रक, अर्जुनायन आदि। हाँ, हालांकि इसमें पूर्ण विराम मत देना। हालांकि यूनानी विद्वानों ने इनके लिए, हालांकि यूनानी विद्वानों ने इनके लिए, यूनानी विद्वानों ने इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए, लिखिए, हाँ, पृथक प्रकार के नामों का प्रयोग किया है। पृथक प्रकार के नामों का प्रयोग किया है। पृथक प्रकार के नामों का प्रयोग किया है। प्रकार के नामों का प्रयोग किया है। हाँ, परंतु इन राज्यों के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए, परंतु इन राज्यों के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए, इन राज्यों के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए, उन सिक्कों से, उन सिक्कों से इनके वर्तमान नाम मिलते हैं। तो उनके वर्तमान, उन सिक्कों से इनके ये नाम मिलते हैं। उन सिक्कों से इनके ये नाम मिलते हैं, नाम मिलते हैं। ओके, परिचय हो गया आपका इनसे। अब पैराग्राफ चेंज करिए और पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हेडिंग दीजिएगा। लिखिए, इस राजतंत्र के युग में, इस राजतंत्र के युग में, राजतंत्र के युग में, युग में अराजक गणतंत्र क्यों, अराजक गणतंत्र क्यों तथा इनके बनने की क्या प्रक्रिया, तथा इनके बनने की क्या प्रक्रिया। हेडिंग है तुम्हारा, अराजक गणतंत्र क्यों, इनके बनने की क्या प्रक्रिया। डैश दे दीजिए। लिखिए कि वैदिक काल, लिखिएगा 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच उत्तर भारत तथा उत्तर पश्चिम के क्षेत्र, उत्तर भारत तथा उत्तर पश्चिम के क्षेत्र, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और हाइफन कर देना, सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, प्रक्रिया से गुजर रहे थे। आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, गुजर रहे थे तथा गुजर रहे थे देखिए
इस क्रम में राजतंत्र जैसी संस्था मजबूत हो रही थी। राजतंत्र जैसी संस्था मजबूत हो रही थी। संस्था मजबूत हो रही थी, परंतु फिर भी गैर राजतंत्रात्मक पद्धति भी देखने को मिलती है। गैर राजतंत्रात्मक पद्धति भी देखने को मिलती है। लेकिन इसके बनने की दो प्रक्रियाएं, संभवतः इसके बनने की दो प्रक्रियाएं रही थी। संभवतः इनके बनने की दो प्रक्रियाएं रही थी। देखा लिखिए पॉइंट फर्स्ट। कुछ अराजक गणतंत्र ऐसे थे, कुछ अराजक गणतंत्र ऐसे थे जो इन परिवर्तनों के साथ, गणतंत्र ऐसे थे जो इन परिवर्तनों के साथ अपने को नहीं जोड़ सके। कुछ अराजक गणतंत्र ऐसे थे जो इन परिवर्तनों के साथ अपने को नहीं जोड़ सके। इन परिवर्तनों के साथ अपने को नहीं जोड़ सके और पूर्व स्थिति में ही बने रहना पसंद किया। और पूर्व स्थिति में ही बने रहना पसंद किया। पूर्व स्थिति में ही बने रहना पसंद किया। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पूर्व स्थिति में ही बने रहना पसंद किया। पॉइंट नंबर 2। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी राज्य थे जो परिवर्तन की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके थे, परंतु कुछ आगे जाकर फिर पीछे लौट गए थे। कुछ आगे जाकर पीछे लौट गए थे। उदाहरण के लिए मिथिला के विदेह, उदाहरण के लिए मिथिला के विदेह, तथा हस्तिनापुर के कुरु। अब देखो, जब हम टॉपिक कवर करते हैं तो हम तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान में लेकर चलते हैं, लेकिन ये जो बात मैंने बताई तुमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो तुम लोग ये पेचीदगी समझ गए कि किसी टॉपिक से कुछ पार्ट निकाल कर लिखना पड़ता है, कुछ को छोड़ देना पड़ता है, लेकिन ध्यान सब पर रखना पड़ता है। पता नहीं कब किसकी जरूरत किस एग्जाम में पड़ जाए। हो सकता है स्टेट में पड़ जाए, यहाँ पड़ जाए, वहाँ पड़ जाए। तो मोटे तौर पर हम टॉपिक को जानते रहेंगे तो कैसे भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछेंगे, हम उसका आंसर कर देंगे। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया, पहले तो मैंने आपको परिचय दिया। परिचय तो आपको जानना मस्ट है, क्योंकि आप कहीं भी परिचय से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा, आपके सामने मुद्दा आ सकता है कि भाई ये बने कैसे, तो दो प्रक्रियाएं बताई। अब देखो, अब तुम जिसको ऋग्वैदिक काल पढ़ा, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल पढ़ा,
और उत्तर वैदिक काल से बुद्ध काल पर गए तो ऋग्वैदिक काल में आपने क्या देखा? एक जनजातीय मतलब संरचना पूरी तरह जनजातीय नहीं थी, तो भी बहुत हद तक तो जनजातीय संरचना थी, लोग अर्धयावर जीवन जीते थे। उसके उत्तर वैदिक काल में आए तो अस्थायी जीवन जीने लगे और राजतंत्र जैसी संस्था मजबूत हुई। और जब वहां से जो बुद्ध काल में जब तुम आए तो तुमने देखा कि राजतंत्र और भी मजबूत होगी, प्रशासन अभी नहीं बताया हूं, और बड़े बड़े महाजनपदों का विकास हुआ। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी थीं जिन्होंने उसी अवस्था में रुका रहना पसंद किया। कुछ राज्य ऐसे थे, जैसे अब ऋग्वैदिक से वो नहीं बढ़े, बुद्ध काल में बाकी राज्य चला गया इस पर, तो पीछे छूट गए। लेकिन ये है कि अब वो जो पीछे जो गण और संघ के बारे में हम सुनते थे, वो बड़ा सिंपल था, ये थोड़ा जटिल होके उभरा है। तो एक लाइन लिख दो। हाँ, हालांकि यह भी सही है, हालांकि यह भी सही, हाँ सॉरी, हालांकि नहीं, ठीक है, हाँ, हालांकि मत लिखना। हाँ, कि वैसे तो हम ऋग्वेद में भी एक गर नामक, लिखो ना, वैसे तो, डर क्यों रहे हो? जब पैराग्राफ चेंज कराना था, हेडिंग बदलना था, तो मैं खुद बोल देता ना, तो इसलिए चिंता मत करो, जब मैं बोलूं तो अब शुरू कर दो सीधे। हाँ, वैसे तो ऋग्वैदिक काल में भी, ऋग्वैदिक काल में भी एक जनजातीय संस्था के रूप में गढ़ की चर्चा मिलती है, याद है ना? सभा समिति विदत और गढ़, गढ़ की चर्चा मिलती है। ऋग्वैदिक काल में भी एक जनजातीय संरचना के रूप में गढ़ की चर्चा मिलती है, जनजातीय संरचना के रूप में गढ़ की चर्चा मिलती है। परंतु इस काल के अराजक गणतंत्र, इस काल के अराजक गणतंत्रों का स्वरूप, अराजक यानी नॉन मोनार्कियल, अराजक गणतंत्रों का स्वरूप, अराजक गणतंत्रों का स्वरूप पहले की तुलना में, अराजक गणतंत्रों का स्वरूप पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल थी, अब नीचे ब्रेक देकर हेडिंग दो, लिखो, हेडिंग, प्रशासन का स्वरूप, प्रशासन का स्वरूप, प्रशासन का स्वरूप, प्रशासन का स्वरूप, डैश देकर लिखिएगा। लिखिएगा, हाँ, जहां राजतंत्र में शक्ति, जहां राजतंत्र में शक्ति, जहां राजतंत्र में शक्ति एक व्यक्ति के पास थी, एक व्यक्ति के पास थी, व्यक्ति के पास थी, वहीं अराजक गणतंत्रों में, अराजक गणतंत्रों में निर्णय लेने की शक्ति, अराजक गणतंत्रों में निर्णय लेने की शक्ति कुलीनों के समूह के हाथ में थी। कुलीनों के समूह के हाथों में थी, हाथों में होती थी, और सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता था, और सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता था, सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता था। लिखिए, हाँ, लिखिए, हाँ, हाँ, लिखिए, हाँ, 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 कुलीनों की सभा, कुलीनों की सभा, कुलीनों की सभा अपने बीच से एक मुखिया भी चुनती थी। कुलीनों की सभा अपने बीच से एक मुखिया भी चुनती थी। कुलीनों की सभा अपने बीच से
एक मुखिया भी चुनती थी, इसे गढ़ मुखिया, इसे गढ़ मुखिया अथवा गढ़ श्रेष्ठ, गढ़ मुखिया अथवा गढ़ श्रेष्ठ माना जाता था, गढ़ मुखिया अथवा गढ़ श्रेष्ठ माना जाता था, गढ़ श्रेष्ठ माना जाता था। फिर इनके अधीन अधिकारियों का एक समूह भी काम करता था, फिर इनके अधीन अधिकारियों का एक समूह काम करता था, इनके अधीन अधिकारियों का एक समूह काम करता था, अधिकारियों का समूह काम करता था। लिखिएगा, हाँ लिखिएगा, चूल कलिंग जातक, चूल कलिंग जातक, कलिंग जातक, चूल कलिंग जातक, ब्रैकेट में लिख दिएगा पाली ग्रंथ, पाली ग्रंथ, पाली ग्रंथ। देखो अब थोड़ा सा ये शब्द मैं मान के चलता हूं कि जो शब्द नया होता है उससे जुड़ने में बड़ा वक्त लग जाता है। अब चूल कलिंग जातक को समझ के सेंसेशन क्या होगा? पहले तुमको जातक पता है? कौन कौन बताएगा जातक किसको कहते थे? हाँ, जैसे मैं जो लास्ट में तुम्हें साहित्य बताऊंगा उसमें मैं बौद्ध साहित्य में तुम्हें बताऊंगा त्रिपिटक। त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक बाद में जोड़ा गया है, लेकिन शुद्ध पिटक और विनय पिटक एक ही साथ दूसरी कौंसिल, पहली कौंसिल में राजगृह में बनी है, मतलब संकलित हुई है। तो जो शुद्ध पिटक है वो सबसे बड़े साइज का है, तो उसमें 5 निकाय है और दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुड्डक निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुड्डक निकाय। तो खुड्डक निकाय में धम्म पद तथा जातक कथा भी, उसमें बुद्ध के विविध जन्मों की चर्चा है। तो अब बुद्ध के जन्म से यहां कोई मतलब नहीं। जब एक बौद्ध जब लिखता है तो लिखते लिखते कुछ ऐसा लिख जाता है जिससे समाज पर भी प्रकाश पड़ जाता है, अर्थव्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं बुद्धा के संदर्भ में वो लिखा है, लेकिन लिख दिया कि वैशाली के लिच्छवियों के बीच, लिच्छवियों में प्रचलन था कि 7,707 राजा एक साथ संस्थागार में बैठते थे। और एक ग्रंथ होगा पाली ग्रंथ, तो जिसका नाम होगा महावस्तु। तो महावस्तु ने लिखा है कि 1 लाख, वैशाली में 1,68,000 राजा थे। तो ये संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण है। इतना तो पता है कि 1 से अधिक राजा थे, कुलीनों की सभा कार्य करती थी। तो मैंने यहां पर पाली ग्रंथ इसलिए लिख दिया कि एग्जाम में या कहीं भी तुमको लिखना रहेगा तो चूल कलिंग जातक याद नहीं रहेगा, मैं मान के चलता हूं, परवाह भी नहीं इसके लिए। इतना तो याद रहेगा कि पाली ग्रंथ में देखो, उत्तर भारत के गणतंत्रों, अराजक गणतंत्रों के विषय में जो भी विवरण मिलेगा उस सब का एक ही आधार होगा, वो होगा पाली ग्रंथ। नहीं, चिंता मत करो, चलता रहता है। उसका आधार क्या होगा? पाली ग्रंथ। समझ रहे हो? तो नीचे इसी में लिखना है। हाँ, चूल कलिंग जातक से, हाँ, जातक से ये सूचना मिलती है। हाँ, चूल कलिंग जातक से ये सूचना मिलती है कि कलिंग में लगभग 7,707 राजा, कलिंग में लगभग 7,707 राजा, क्या लिखे? कलिंग, ओह सॉरी, धोखा हो गया, कलिंग हो जाता है, लिखो तो ठीक करिए। तो हाँ, से सूचना मिलती है कि वैशाली के लिच्छवियों में, कर दो कलिंग कट कर दो, सूचना मिलती है कि वैशाली के लिच्छवियों में 7,707 राजा, 7,707 राजा एक साथ संस्थागार में बैठते थे। 7,707 राजा एक साथ संस्थागार में बैठते थे।
7,707 राजा एक साथ संस्थागार में बैठते थे। वहीं महावस्तु नामक ग्रंथ हमें सूचित करता है, वही महावस्तु नामक ग्रंथ हमें सूचित करता है कि वैशाली में 1,68,000 राजा थे। वैशाली में 1,68,000 राजा थे। वैशाली में 1,68,000 1,68,000 1,68,000 राजा थे। हालांकि यह एक अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण है, अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण है, परंतु इससे यह संकेत मिल जाता है, इससे यह संकेत मिल जाता है कि इन राज्यों में कुलीनों का एक संगठन कार्य करता था, और निर्णय सामूहिक रूप में लिए जाते थे, पैराग्राफ चेंज करना, पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि गणतंत्र की अवधारणा कहां से, हेडिंग लिखेगा हेडिंग, गणतंत्र की अवधारणा कहां से, लिखेगा कि 1940 के दशक में लिखने वाले राष्ट्रवादी विद्वानों ने 1940 के दशक में लिखने वाले राष्ट्रवादी विद्वानों ने इन अराजक राज्यों के लिए गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया है, इनका तो यहां तक मानना है कि यूनानी विद्वानों ने भी इनके लिए गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया है। यूनानी विद्वानों ने भी इनके लिए गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया है। जबकि वे प्राचीन यूनान में गणतंत्र शब्द से निश्चय ही परिचित थे। प्राचीन यूनान में गणतंत्र से निश्चय ही परिचित थे। परंतु यह अस्मरणीय है कि ये राष्ट्रवादी लेखक
उन साम्राज्यवादी विद्वानों की प्रतिक्रिया में लिख रहे थे, उन साम्राज्यवादी विद्वानों की प्रतिक्रिया में लिख रहे थे, प्रतिक्रिया में लिख रहे थे जिन्होंने 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 प्राचीन भारत की प्राचीन भारत की राजनीतिक प्रशासनिक संरचना को निम्न कोटि का दिखाने का प्रयास किया था, निम्न कोटि का दिखाने का प्रयास किया था, निम्न कोटि का दिखाने का प्रयास किया था, जबकि सच्चाई यह है कि न तो प्राचीन यूनान और रोम में और न ही प्राचीन भारत में सच्चाई यह है कि न कि प्राचीन यूनान और रोम में और न ही प्राचीन भारत में स्थापित ये अराजक गणतंत्र कहीं भी गणतंत्र के निकट थे। ये अराजक गणतंत्र कहीं भी गणतंत्र के निकट थे। इस लाइन को पढ़ो तो क्या है, लास्ट लाइन में परंतु सच्चाई ये है कि हाँ, उसको आगे लाइन हाँ नौकी है ना, नौकी शब्द है ना, हाँ ठीक है। इस लाइन का मतलब समझा तुम लोगों ने? हाँ पूरा तो बोल चुके, पड़ोसी से देख लो। अब मुझे रिपीट लाइन याद नहीं रहता ना अपने मन से लिखवाने पर। न कि प्राचीन भारत और प्राचीन रोम में, और ना ही ना तो प्राचीन यूनान प्राचीन रोम में, न ही प्राचीन भारत में ये जो अराजक हाँ कहीं भी गणतंत्र के निकट नहीं थे। तो मतलब यहाँ पर ये आपको कहा गया कि एक्चुअली यह चैलेंज में, जैसे मान लो कि पूरे सोसाइटी का बच्चा अगर हमको पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कहता है कि भाई मेरा बच्चा सबसे खराब बच्चा है, तो मैं उसकी प्रतिक्रिया में यह कहना शुरू कर देता हूं कि मेरा बच्चा इस समाज का सर्वश्रेष्ठ बच्चा है। तो अगर वह एक प्रकार के पूर्वाग्रह का शिकार था, तो हम भी तो दूसरे प्रकार के पूर्वाग्रह का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात इनका ही नहीं था, रिएक्शन में एंशिएंट अराजक गणतंत्र को। अब इनकी कमजोरियां क्या है उसको देखो, द लास्ट वन नीचे ब्रेक देकर लिखो। लिखो कि अराजक गणतंत्रों के पतन के कारण 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 अगर पॉइंट फर्स्ट लिखिए। समय आज बहुत कम है, क्या करें। मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा मैं फास्ट हूँ, लेकिन मजबूरी है। थोड़ा तुम लोग फास्ट हो जाओ आज, क्योंकि 9:30 बजे मुझे जाना पड़ेगा, तो टॉपिक भी कंप्लीट नहीं होगा। तो लिखो, जैसे गणतंत्र के कारण देख रहे हो ना। हाँ अब देखो पॉइंट फर्स्ट लिखो, पॉइंट फर्स्ट में लिखो लिखिए। हाँ लिखिए। एक तरह से अगर देखा जाए कि अराजक गणतंत्रों का
इन अराजक गणतंत्रों को 3 बार लिखवा चुके, चौथा बार हिचक क्यों रहे हो? 3 बार 10 बार हो चुका होगा, भूल जाते हो क्या? बीच बीच में कहीं चले जाते हो? इन अराजक गणतंत्रों का तथा कथित सबल पक्ष, तथा कथित सबल पक्ष ही इसका सबसे निर्बल पक्ष सिद्ध हुआ। इसका सबसे निर्बल पक्ष सिद्ध हुआ। मतलब इस लाइन का मतलब समझा तुमने? हमने तथा कथित क्यों कहा कि सबल पक्ष था या नहीं, ये नहीं हम जानते हैं। तथा कथित जिसको लोग सबल पक्ष मानते हैं वही इसका सबसे निर्बल पक्ष। अब मैं किधर इशारा करने वाला हूं पता है? किधर इशारा करने वाला हूं? सामूहिक रूप से, मैंने निर्णय त्वरित नहीं था, है ना? निर्णय की पद्धति त्वरित नहीं होना और सामूहिक निर्णय के कारण विवाद की संभावना बढ़ जाना। अब ऐसे में क्या करते हैं कि थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ आंसर को बढ़ाने के लिए तुम दृष्टांत ले लो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन गणतंत्रों के विभिन्न घटकों के बीच मतभेद को इनके सबसे बड़ी कमजोरी बताया गया है। तब लिख दो इतना तक कि बुध ने भी वर्षाकार से वार्ता के मध्य इस बात की ओर संकेत कर दिया है कि जब तक इन गणतंत्र के विभिन्न घटकों में एकता रहेगी तब तक उन्हें मजबूती रहेगी। तो इसका मतलब है कि इनमें दरार उत्पन्न करवा दो, ये नीचे डाउन हो जाएंगे। तो एक पॉइंट तो मैं तुमको यही बता दिया, समझ रहे हो ना? दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहता कि ये राजतंत्र और गणतंत्र दोनों की कमजोरियों को अपने में लिए हुए थे। गणतंत्र की कमजोरी थी निर्णय का त्वरित नहीं होना, तो राजतंत्र की कमजोरी थी निरंकुश पद्धति का होना। वैशाली में नगर बधू की परंपरा और पावा के मल का यह आदेश, जिसमें कहा गया है कि सभी लोग अपने घर से बाहर निकलकर बुद्ध का स्वागत करें, इसी राजतंत्रवादी निरंकुशता की ओर संकेत करता है। पॉइंट नंबर 3, गणतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है जन सहमति, लेकिन यह एक ऐसा गणतंत्र था जिसमें जन की कोई सहमति नहीं थी, इस पर बस मुट्ठी भर कुलीनों का नियंत्रण था। हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा कि संभव है कि इनकी सैन्य संरचना भी राजतंत्र की तुलना में कमजोर थी। वैसे वैशाली के लिच्छवियों के पास एक शक्तिशाली सेना मानी जाती है, लेकिन वो नियमित सेना नहीं होती थी, क्योंकि शांति के समय में संभवतः सैनिक जाकर खेती का काम करते थे। और पांचवा कि अगर हम हिमालय की तलहटियों में कुछ गणतंत्रों को देखते हैं तो उनकी कमजोरी का एक कारण उनका कमजोर आर्थिक संरचना भी हो सकता है, क्योंकि वो क्षेत्र कृषि की दृष्टि से अधिक विकसित नहीं था। हो गया 5 का, लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे। यहां से जाओगे फिर 3 कारण तुरंत उड़ जाएंगे। क्या लगता है रहेगा? कॉपी में रहने के बाद तो रहता नहीं, और कॉपी में ना रहे तो कैसे रहेगा, है ना? क्या कहां तक लिखा हुआ है? सबल पक्ष का निर्बल पक्ष, निर्बल पक्ष सिद्ध हुआ। हाँ ठीक है, लिखिए। हाँ हाँ, इसी में अभी तुमने उदाहरण दिया कहाँ है कुछ? हाँ, निर्बल पक्ष। अगर इतना लिख दोगे तो परीक्षा को बहुत अच्छा मार्क्स। निर्बल पक्ष, वो भी रात में बेचारा सोएगा, सोचेगा निर्बल पक्ष बच्चा लिखा था, लेकिन बताया नहीं कि निर्बल पक्ष क्या था। कुछ बताना तो उसको चाहिए कि निर्बल पक्ष क्या, तो लिखो। हाँ 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 लिखिए। हाँ हाँ इसका इसका निर्बल पक्ष था, इसका निर्बल पक्ष था निर्णय लेने की गति का त्वरित नहीं होना। त्वरित लिख लोगे ना? निर्णय लेने की गति का त्वरित नहीं होना, त्वरित नहीं होना। और फिर महत्वपूर्ण मुद्दों पर, और फिर महत्वपूर्ण मुद्दों पर परस्पर मतभेद।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस तथ्य को राजतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी अराजक गणतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी बताया गया है। अराजक गणतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी बताया गया है। अराजक गणतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी बताया गया है। बताया गया है। इतना तक कि महात्मा बुद्ध ने भी मगध के मंत्री वर्षाकार से वार्ता के मध्य इस बात की ओर संकेत किया है। पॉइंट नंबर 2 लिखो। पॉइंट 2 तो कौन लिखा था तुमने? पॉइंट 2 कैसे पहले तुम 2 बना चुकी हो क्या? बहुत अचंभित हो, है ना? हाँ, है ना? उसको 1 लिख करना। हाँ, पॉइंट 2 लिखो। हाँ, यह गणतंत्र और राजतंत्र दोनों की कमजोरियों को अपने में समाहित कर चुका था। एक तरफ गणतंत्र की, जहां गणतंत्र की कमजोरी रही थी, निर्णय का त्वरित नहीं होना, डिसीजन मेकिंग, निर्णय का त्वरित नहीं होना, वहीं राजतंत्र की कमजोरी रही थी उसकी निरंकुश पद्धति। वैशाली में नगर वधु की अवधारणा, नगर वधु की अवधारणा तथा पावा के मल्लों के द्वारा यह आदेश दिया जाना कि सभी लोग बुद्ध के स्वागत के लिए अपने घर से निकलकर बाहर आए, इसी निरंकुशता की ओर संकेत करता है।
इसी निरंकुशता की ओर संकेत करता है, इसी निरंकुशता की ओर संकेत करता है। पॉइंट नंबर 3। हाँ 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 लिखिए, हाँ हाँ लिखिए, हाँ इन गणतंत्रों में जन भागीदारी नहीं थी, इन गणतंत्रों में जन भागीदारी नहीं थी। यह एक प्रकार का कुलीन तंत्र था, यह एक प्रकार का कुलीन तंत्र था, इसलिए संभव है, एक प्रकार का कुलीन तंत्र था, इसलिए संभव है कि इन्हें जनसामान्य का समर्थन नहीं मिला हो, इसलिए संभव है कि इन्हें जनसामान्य का समर्थन नहीं मिला हो, नहीं मिला हो। पॉइंट नंबर 4, इनकी सैन्य संरचना भी, इनकी सैन्य संरचना भी राजतंत्र की तुलना में, इनकी सैन्य संरचना भी राजतंत्र की तुलना में, राजतंत्र की तुलना में कमजोर प्रतीत होती है। इनकी सैन्य संरचना भी राजतंत्र की तुलना में कमजोर प्रतीत होती है, क्योंकि राजतंत्र की तुलना में कमजोर प्रतीत होती है क्योंकि क्योंकि कट कर दो, हाँ 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 क्योंकि कट कर दो, हाँ प्रतीत होती है। हाँ हाँ वैसे तो लिच्छवी के पास एक शक्तिशाली सेना मानी जाती थी, वैसे तो लिच्छवी के पास एक शक्तिशाली सेना मानी जाती थी, हाँ लिच्छवी के पास एक शक्तिशाली सेना मानी जाती थी, परंतु संभव है कि शांति के समय सैनिक खेती का काम करते थे, संभव है कि शांति के समय सैनिक खेती का काम करते थे। करते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखना, हाँ लिखिए, हाँ हिमालय की तलहटी में स्थापित, हिमालय की तलहटी में स्थापित गणराज्य, हाँ हिमालय की तलहटी में स्थापित गणराज्यों का स्वरूप। नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा ना, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आप सुने नहीं तो अब क्या करें। हाँ हिमालय की तलहटी में स्थापित गणराज्यों का स्वरूप आर्थिक रूप में कमजोर प्रतीत होता है, आर्थिक रूप में कमजोर प्रतीत होता है। हाँ कमजोर प्रतीत होता है, क्योंकि वह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं था, क्योंकि वह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं था, नहीं था। इसलिए ये राज्य कौशल साम्राज्य, कौशल की साम्राज्यवादी नीति के शिकार हो गए, कौशल की साम्राज्यवादी नीति के शिकार हो गए। ओके, अब यहां पर लिखो मॉडल प्रश्न, मॉडल प्रश्न। मॉडल प्रश्न, हाँ लिखिए, लिखिए, हाँ लिखिए, गर संघो, क्वेश्चन है, मॉडल प्रश्न, मॉडल प्रश्न है। गर संघो, ब्रैकेट में लिखिए गैर राजतंत्रीय राज्य प्रणालियां, गर संघो ब्रैकेट में गैर राजतंत्रीय राज्य प्रणालियां, राजतंत्रीय राज्य प्रणालियां, ब्रैकेट बंद कीजिए और लिखिए का विवरण प्रस्तुत कीजिए, का विवरण प्रस्तुत कीजिए।
और सेकेंड पार्ट में लिखो उनका पतन किस कारण हुआ था। उनका पतन किस कारण हुआ था। फर्स्ट वाले चिन्ह डाल दीजिए। ओके, इज इट फन क्लियर। और वर्ड लिमिट है लिखना 200 शब्द और लिख देना 2018 यूपीएससी 2018। अब तुम लोग स्मूथली इसका आंसर लिख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। बस पहला पैराग्राफ परिचय देकर और सीधे लास्ट पतन। क्या समझा नहीं मैं? हाँ, तो परिचय में ही तो विवरण हो ही जाता है ना। जैसे परिचय में, जैसे तूने परिचय दिया तो परिचय में थोड़ा सा उसको बता दोगे कि जैसे पूछ रहा है कि गण संघों ज्ञान की प्रणाली का विवरण प्रस्तुत कीजिए। हाँ, ये थोड़ा सा तुमको मैंने परिचय देने के बाद थोड़ा तुमको ये बता देना होगा कि यह मतलब 2-3 लाइन में, अब उतना बड़ा उदाहरण नहीं देना है, जैसे 2-3 लाइन में तुमको बता देना होगा कि ये आप यही तुम लोग मतलब तुम बगल में बैठते हो आपस में बातचीत। जब मैं बोलता रहूं तो मैंने कितनी बार मना किया है कि मेरी बातों को गौर से सुनो, तभी तो क्वेश्चन का आंसर लिखने में परेशानी हो जाती है। फिर जैसे ये सही कहा कि जैसे इसका परिचय दोगे, अब परिचय दे के उसी में दूसरे पैराग्राफ से थोड़ा सा निकाल के, क्योंकि तुम्हारे पास तो 200 वर्ड्स ही है ना, तो पतन पर ज्यादा लिखना पड़ेगा परिचय। तो परिचय देने के क्रम में जैसे 3 तरह के हैं तो शॉर्ट करो। अब इतना तो शॉर्ट करना ही पड़ेगा तुमको, उसको छोटा बड़ा करना पड़ेगा। तो जैसे आपने शॉर्ट किया उसका तुम दिखा देना कि स्वरूप कैसे राजतंत्र से अलग है, कि जहां राजतंत्र में एक व्यक्ति का नियंत्रण था वहां पर ये देना जरूरी है। और ये देने के बाद और तब तुम लोग जो पतन के बारे में लिखोगे तो कोशिश करना कि वहां पर परिचय देने में हर निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता था, और जब पैराग्राफ चेंज करोगे तो आप लोगों की इसकी शक्ति ही, इसकी तथाकथित शक्ति ही इसकी कमजोरी का कारण बन गया, तो वहीं से शुरू हो जाएगा। निर्णय वहां दिखा दिया कि सामूहिक है, यहाँ पर सामूहिक निर्णय की कमजोरी को दिखा दिया, और फिर जो बाकी जो तुम्हारा कारण, तो मैंने 5 कारण दिया है, अपना स्थान देखते हुए किसी एक को उड़ा सकते हो। जैसे अगर उड़ाना हो तो पहले 5वां को उड़ाओ, उसके बाद उड़ाना हो तो फिर चौथा को उड़ाओ स्पेस देकर, और अगर सब मैनेज हो जाए तो सारे कारण को लिख दो। तो अपने मुताबिक नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, क्या मैनेज तो कर ही लोगे अब। हाँ, क्या अब मैप बनाने में तुम कहां से गणतंत्र को खोज के ले आओगे? सब गणतंत्र तुम्हें पता है, पिपली वन के मुड़िए प्लॉट कर पाओगे, और कुशीनारा के मल प्लॉट कर पाओगे, सुसुमगिरी के भर्ग प्लॉट कर पाओगे। मैप वेब का लोभ छोड़ो, इस क्वेश्चन में मैप का नहीं चलेगा। हाँ, ऊपर जो तुमने ऊपर जो देखा है उसी से निकाल के लिख दो ना। अब गणतंत्र पर तुम्हारा जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो मैंने नहीं मैंने यही कहा कि वो भी उसी से निकल जाएगा। पढ़ना मेरी चीज को, सीधा निकल जाएगा उसको। उसमें मैंने बताया ना कि पीछे वो आगे नहीं बढ़ पाए। आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, तो आर्थिक सामाजिक परिवर्तन जो समग्रता से समझोगे तो इसको लिख डालोगे। और मैप का इसमें स्कोप नहीं बनेगा, मैप वेप मत बनाना, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऐसा गणतंत्र है ना जिसके बारे में लोकेशन ही पता नहीं। ओके, अब सुनो, मनोविलास मत करो, अब आगे बढ़ने दो। मैं क्या बोल रहे हो? क्या अंतिम 5वां पॉइंट पर हो तो मैंने हिमालय की तलहटियों के बारे में बताया है ना, मिथिला के बारे में तो मैंने नहीं बताया, लिच्छवी के बारे में तो मैंने नहीं बताया, उत्तर पश्चिम गणतंत्र के बारे में तो नहीं बताया। तुमसे मैं 2 कदम आगे सोचता हूं कि कहां पर क्या हो जाएगा, तो तुम पहले सेंटेंस पढ़ लिया करो। अब ये चीज को तुम नहीं समझ पाओगे तो मैं क्या तुमको बताऊंगा। गणतंत्र बहुत है, लेकिन मैंने कहा कि हिमालय की तलहटियों वाला जो गणतंत्र है उसकी एक कमजोरी है, इसीलिए तो 5वां पॉइंट में उसको मैंने रखा है। ये सारे गणतंत्र पर लागू नहीं होता है, केवल उन गणतंत्रों पर लागू होता है जो हिमालय की तलहटियों में है। उसको पढ़ के समझो। अच्छा सुनो, अब हेडिंग दो, नीचे ब्रेक लिखो है ना। अब इस पर ज्यादा समय गंवाना ठीक नहीं, लिखो प्रशासन। हाँ, प्रशासन।
प्रशासन। अब एक चीज बताओ, प्रशासन के ऊपर पहले तुमको उत्तर वैदिक प्रशासनिक संरचना याद रखना पड़ेगा, तब हम बुद्ध काल में बढ़ेंगे। कितने लोगों को उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक संरचना याद है? हाथ उठाना। तुम्हारा हाथ क्यों नहीं उठ रहा है? हाँ, तुम्हारे बगल में हाँ है, बता सकते हो ना? पीछे क्या हाल है तुम लोगों का? पीछे किसी का हाथ नहीं उठा हुआ है क्या? नहीं बता सकते हो? बीच में क्या किया है? कहीं दूसरा धंधा तो नहीं शुरू कर दिया है? पढ़ाई में हो ना, रिवाइज नहीं करते हो? तो तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोगों के साथ परेशानी क्या है? जैसे कॉपी में जो लिखा दिया है उसको रिवाइज करने समय नहीं मिलता है क्या? मैंने क्या करते हो? घर पर जाते हो तो प्रायोरिटी तुम लोगों की क्या होती है? घर पर जाके रोज पढ़ते हो तुम लोग? माने रात में नियमित पढ़ते हो तुम लोग? तो उसमें रिवाइज तो करते होगे क्या? क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत हॉस्टल वगैरह में तो फ्रेंड सब रहता है तो होता है कि चलो भाई सेलिब्रेट करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं। याद नहीं रहता है कहीं, फालतू चीजें तो नहीं सोचने लगते। या तुम लोग को हमने बताया है कि पढ़ने के बाद रिवाइज करने के बाद उसी पर बार बार सोचो और एक आपस में डिस्कस करो ना थोड़ा सा। या तो लाइक माइंडेड कोई नहीं आसपास में जो थोड़ा सा इतिहास जानता हो? अपने क्लास का ही तो कोई होगा, वो तो थी वो लड़की, वो हॉस्टल में रहती है तुम्हारे हॉस्टल में। उसी तरह से कोई एक दो ऐसा होगा तो किसी को बैठाओ, आमने सामने बैठ के शास्त्रार्थ करो, थोड़ा सा डिस्कस करो। तुम लोग आपस में कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं है क्या? पढ़ने वाला फ्रेंड सर्कल है ना? हाँ, तो पढ़ने वाले फ्रेंड सर्कल को खोजो। तुम अपने फ्रेंड के खोज में चले गए क्या? नहीं सुने, जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपने फ्रेंड के अपने 15 मिनट बैठ जाओगे तो अब मैं फाइनल नहीं कर दूंगा तुमको, इसलिए मैं कर रहा हूँ। 10 मिनट टाइम बचा हुआ है। थोड़ा सा मैं प्रशासन पर ध्यान कराना चाहता हूँ। प्रशासन में इस काल में महाजनपद आया, तो ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जो बदलाव हुआ, उत्तर वैदिक काल से बुद्ध काल में अब बदलाव को एक सीरीज में तुम देख लो, बस हो जाएगा। तब प्रशासन में लिखना, हाँ हाँ, थोड़ा सा लिखना, हाँ, कि महाजनपद काल तक, हाँ, महाजनपद काल तक प्रशासनिक ढांचे के स्वरूप में, प्रशासनिक ढांचे के स्वरूप में परिवर्तन आने लगा। प्रशासनिक ढांचे के स्वरूप में परिवर्तन आने लगा। आने लगा, हाँ हाँ, लिखिए, हाँ हाँ हाँ। यह परिवर्तन आर्थिक सामाजिक ढांचे में, यह परिवर्तन आर्थिक सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तनों से गहरे रूप में जुड़ा हुआ था। गहरे रूप में जुड़ा हुआ था। अब नीचे ब्रेक देकर पॉइंट फर्स्ट लिखो, और पॉइंट फर्स्ट में लिखो, हाँ हाँ, कि जनपद की जगह अब बड़े बड़े महाजनपदों ने ले लिया। जनपद की जगह अब बड़े बड़े महाजनपदों ने ले लिया। ले लिया, हाँ। राजा की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। राजा की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। राजा की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, हाँ हाँ, वृद्धि हुई, हाँ। अब राजा बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लगा। अब राजा बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लगा। बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लगा, हाँ हाँ हाँ, हाँ, लेने लगा, हाँ हाँ हाँ। उदाहरण के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ से, उदाहरण के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ से, उदाहरण के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ से, ऐत्रेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ से यह सूचना मिलती है कि अलग अलग क्षेत्र के शासकों ने, अलग अलग क्षेत्र के शासकों ने
पृथक पृथक उपाधियां ग्रहण की, पृथक पृथक उपाधियां ग्रहण की, ग्रहण की, ग्रहण की। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए सम्राट, उदाहरण के लिए सम्राट के बारे में, हाँ, पूरब के शासकों ने, पूरब के शासकों ने अपने को सम्राट कहना पसंद किया, पूरब के शासकों ने अपने को सम्राट कहना पसंद किया, अपने को सम्राट कहना पसंद किया। अब पैराग्राफ चेंज करना, और पैराग्राफ चेंज करके लिखो कि इस काल तक, इस काल तक, हाँ, इस काल तक, हाँ हाँ हाँ, इस काल तक, हाँ, राज्यत्व की रहस्यवादी धारणा, राज्यत्व की रहस्यवादी धारणा, हाँ, राज्यत्व की रहस्यवादी धारणा, रहस्यवादी धारणा विकसित हो गई थी, रहस्यवादी अवधारणा, रहस्यवादी अवधारणा विकसित हो गई थी, विकसित हो गई थी, और इसे ब्राह्मणों के द्वारा, और इसे ब्राह्मणों के द्वारा समर्थन दिया जा रहा था, ब्राह्मणों के द्वारा समर्थन दिया जा रहा था, समर्थन दिया जा रहा था, समर्थन दिया जा रहा था। हाँ, इसके अनुसार कि राजा का पद ईश्वर के द्वारा समर्थित था, इसके द्वारा राजा का पद ईश्वर के द्वारा समर्थित था। मतलब देखो, उसमें कहानी ऐसी दी गई जिससे लगता है कि ईश्वर ने राजा की नियुक्ति की। जैसे कहानी यह है कि एक बार तमाम प्रयासों के बावजूद, जैसे देवता और राक्षस ये युद्ध लड़ रहे थे, और तमाम प्रयासों के बावजूद भी राक्षस के हाथों देवता हार रहे थे, तो फिर प्रजापति ने इंद्र को राजा चुन लिया और देवता युद्ध जीतने लगे। तो इस धारणा से ये आई कि भाई राजा का पद जो है ईश्वर के द्वारा समर्थित है और राजा को ईश्वर ने भेजा है। इसके समानांतर एक और धारणा है, उसको बोलते हैं महासम्मत की अवधारणा। और महासम्मत की अवधारणा विकसित की है बौद्धों ने। और महासम्मत की अवधारणा अनुबंधात्मक सिद्धांत पर था। अनुबंधात्मक सिद्धांत में यह है कि वो ये दिखाने का प्रयास करता है कि एक समय ऐसा था कि चारों तरफ शांति और खुशहाली थी, लोग अपनी मस्ती से जीवन जी रहे थे, लेकिन तभी धीरे धीरे क्या हुआ कि जब निजी संपत्ति जैसी अवधारणा आने लगी, लोगों का आपस में थोड़ा सा विवाद शुरू हुआ, तो फिर लोगों ने आपस में बैठकर एक किसी को राजा चुना और उन्हें अपने उत्पादन, धान मतलब चावल, धान और भेड़ जो पालते थे, धान और भेड़ का कुछ अंश देना स्वीकार किया। इसका मतलब कि उन्होंने अपनी थोड़ी सी शक्ति राजा को दी है, थोड़ी सी शक्ति राजा को दी है, बहुत शक्ति राजा को नहीं दी है। तो वो हो गया अनुबंधात्मक सिद्धांत की, मतलब राजा जो है वो लोग शासितों की इच्छा के अनुसार है। ये जो अनुबंधात्मकता की अवधारणा है वो गणराज्यों के अनुकूल थी, राजतंत्र के अनुकूल नहीं। और जो ये रहस्यवादी अवधारणा है वो महाजनपद अर्थात राजतंत्र के अनुकूल थी। तो आज मैं हाँ क्या हाँ 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 थोड़ा सा लाउडली बोले भाई, आप लोग हल्ला बंद कीजिए, थोड़ा सुनने दीजिए हमको। हाँ 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 हाँ,  हाँ।                                                                                                                                                                                                                      क  क क क क    नहीं, ब्राह्मण समर्थन देने लगे वो आप देखो
कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, इतना पैरोकियल वे में अगर इतिहास को देखोगे ना तो फंस जाओगे। यहां पर ब्राह्मण समर्थन कर रहे हैं तो इस बात को तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो उसको देखोगे। मतलब इतना पकड़ के नहीं चलते कि पहली जगह पर वहां पर क्षत्रिय ये कर रहे हैं तो दोनों में ऐसा नहीं। आपको पता है, अगर आपको प्रीलिम्स में कोई पूछे कि बौद्ध संघ में सबसे अधिक, बौद्ध संघ के सदस्यों में सबसे अधिक संख्या किन की थी? चॉइस नंबर ए ब्राह्मण, चॉइस बी क्षत्रिय, चॉइस सी वैश्य और चॉइस डी शूद्र, क्या चुनोगे आप? बोलो। शूद्र के साथ तो शूद्र की सभा में महात्मा बुद्ध कभी गए नहीं। सबसे अधिक संख्या बौद्ध संघ में ब्राह्मणों की थी। तो वहां पर कॉन्ट्रडिक्शन आपको नहीं दिख रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन कहां तक खोजोगे? इस बात को यहां पर समझो कि ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ब्राह्मणों ने जो राजत्व की रहस्यवादी धारणा दी है उसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि आप तभी तक देवता हो जब तक हम चाहते हैं। जैसे यज्ञ हुआ, राजा के सामने एक हिरन की खाल बिछा दी गई, सॉरी हिरन कहते हैं वो बाघ की खाल, और राजा ने बाघ की खाल पर 3 कदम मापा और वह विष्णु के समकक्ष हो गए। जब तक यज्ञ चलता रहा ब्राह्मण ने अपने जेब से तार निकाला, एक राजा एक देवता में लगा दिया, राजा चार्ज हो रहा है जब तक यज्ञ हो रहा है। जब यज्ञ समाप्त हुआ उसने उस तार को खींच के जेब में डाल लिया, चल दिया, और राजा फिर मोटल प्राणी है। राजा का डिपेंडेंस है ब्राह्मणों के ऊपर है। तो इसी के विरुद्ध आगे मौर्यों में देखोगे एक नई तरह की चीज आएगी, जब मौर्य शासक देवानाम प्रिय की उपाधि लेना पसंद करेंगे। देवताओं का प्रिय, मतलब हम खुद देवताओं के निकट हैं, हमें किसी ब्राह्मण मध्यस्थ की जरूरत नहीं। तो अब इतना छोटा छोटा में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं खोजते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन तो देखो बच्चों, कल 9 बजे तुम लोग आना, भी तुम लोग टेस्ट दो। इस टेस्ट में मैं 3 कॉपी को चुनूंगा और उसको अवार्ड मिलेगा। ये पहला 2 क्वेश्चन है तुम लोग को लिखने का, और मैप और क्वेश्चन दोनों का इवैल्यूएशन होगा। जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस कर दोगे, जो सबसे टॉप, उसका सबसे टॉप प्राइज मेरी तरफ से कुछ उपहार रहेगा। पूरी ईमानदारी से एग्जाम हो। अब क्या हो, उपहार की राशि उपहार ही होती है, उसको गुप्त ही रहने दो तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल 9 बजे याद रखना, कल संडे है, कल 9 बजे है, कल ही आपका अंतिम क्लास है। फिर हम लोग बीच में छुट्टी में